जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे थे जीवों में शोषण। जीवों में शोषण कैसे होता है, हम इससे पिछली क्लास में आपको बताए थे ऑक्सी एंड अनऑक्सी ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण के बारे में। ऑक्सी शोषण में हम आपको बताए थे कि उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जबकि अनऑक्सी शोषण में बताए थे कि आपको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सी शोषण में क्या बताए थे कि एटीपी के निर्माण में होता है, उसमें एटीपी का निर्माण नहीं होता है, मतलब कम मात्रा में उत्पन्न होता है। आइए आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग के बारे में। शोषण करना, शोषण कैसे करते हैं। तो मान लीजिए जो हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल में से क्या करते हैं, तो वायुमंडल में से ऑक्सीजन युक्त हवा को हम खींचते हैं और मतलब ऑक्सीजन युक्त हवा को खींच के सांस लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शोषण करना। आइए हम इसके बारे में लिखेंगे। या अगर मान लीजिए कि हम शोषण वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा तेजी ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई परिश्रम वाला कार्य करते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शोषण की क्रिया तेजी हो जाती है। तो आइए हम शोषण के बारे में लिखेंगे। शोषण है क्या, तो लिखेंगे वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा, वायुमंडल से ऑक्सीजन, वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा को, वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा को खींचना ब्रीथिंग, खींचना एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को छोड़ना, ब्रीथ आउट। वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा को खींचना यानी लेना एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर छोड़ना शोषण करना। वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा को खींचना एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को छोड़ना, इस प्रक्रिया को ब्रीथिंग बोलेंगे या शोषण की क्रिया बोलेंगे। इस प्रक्रिया को शोषण की क्रिया कहेंगे। शोषण की क्रिया कहेंगे। क्या करते हैं हम, शोषण की क्रिया वायुमंडल से हम सांस लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है क्या, तो नेक्स्ट स्टार लगा के लिखिएगा कि सांस हम अंदर खींचते हैं। नोट में लिखिएगा कि सांस को अंदर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, निःश्वसन। जब हम सांस को अंदर खींचते, शोषण करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो उसको क्या बोले, निःश्वसन। उसके बाद निःश्वसन एवं सांस का बाहर छोड़ना उच्छ्वासन कहलाता है। नोट दे के लिख लीजिएगा कि सांस को अंदर लेना निःश्वसन एवं बाहर छोड़ना क्या, उच्छ्वासन कहलाता है।
उच्छ्वासन कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि अगर मान लीजिए एक और नोट लिखिएगा कि जब कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ज़्यादा कार्य कर रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की मतलब उसके शरीर की कोशिकाओं की ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी तो वह क्या करेगा, तेजी से श्वास लेगा, तेजी से श्वास लेगा। तेजी से श्वास वह इसलिए लेगा क्योंकि उसकी शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो सेकेंड नोट में लिखिएगा, सेकेंड नोट में लिखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से सांस लेता है। तब वह तेजी से सांस लेता है। वह क्या करता है, तेजी से सांस लेता है। यानी कि कह लीजिए किसी भी अगर व्यक्ति को ऊर्जा की जरूरत पड़ता है तो क्या करता है, वह तेजी से सांस लेता है ताकि हमारी कोशिकाओं को क्या मिल सके, ताकि हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके जो भोजन को तेजी से तोड़ने का कार्य करता है, जो भोजन को तेजी से तोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद लिखिएगा नीचे स्टार लगा के कि हम विराम अवस्था में रहते हैं तो श्वसन कितनी बार 1 मिनट में करते हैं, तो लिखिएगा 15 से 18 बार। जब स्टार लगा के लिखिएगा कि हम जब विरामावस्था में रहते हैं तो श्वसन 15 से 18 बार करते हैं। यहाँ पे स्टार लगा के लिखिएगा जब हम विरामावस्था में, मान लीजिए सोए हुए हैं या ऐसे बैठे हुए हैं तो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेंगे विरामावस्था में। तो यहाँ पे लिखिएगा विरामावस्था में श्वसन 15 से 18 बार सांस लेते हैं। 15 से 18 बार विरामावस्था में 1 मिनट में, 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। 15 से 18 बार सांस लेते हैं। वही जब हम परिश्रम यानी कार्य कर रहे थे यानी दौड़ रहे रहते तो 1 मिनट में 25 बार लेते हैं। विरामावस्था में हो गया। ये क्या, परिश्रम के समय 1 मिनट में 25 बार
सांस लेते हैं। इसको स्टार लगा के लिख दीजिएगा। विरामावस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। वही परिश्रम जब कर रहे होते हैं तो 1 मिनट में, यानी व्यायाम कर रहे होते हैं तो 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? 25 बार सांस लेते हैं। आइए हम पढ़ेंगे हम सांस कैसे लेते हैं। हम सांस कैसे लेते हैं? हम सांस कैसे लेते हैं? ये हमारी नासिका नली हो गया। इसको आप लिख लीजिएगा या वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, नहीं लिखे होइएगा तो। ये क्या हो गया हमारा? ये डायफ्राम हो गया। क्या हो गया? ये डायफ्राम हो गया। क्या हो गया? ये डायफ्राम हो गया, जिस पे फेफड़ा अड़ा हुआ रहता है। इसमें क्या हो गया? तो इसमें अल्वियोली हो गया। क्या हो गया? अल्वियोली हो गया, इस टाइप से। यहाँ पे भी क्या हो गया? अल्वियोली हो गया। क्या हो गया? अल्वियोली हो गया। क्या होगा? इसी तरह से 70 होगा। इसमें क्या होगा? ये हो गया हमारा नासिका। क्या हो गया? नासिका। ये क्या हो गया? ग्रासनी। यहीं पे स्वर तंत्र हो गया आपका। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये हो गया आपका अल्वियोली। क्या हो गया? ये अल्वियोली। अल्वियोली, जिसे क्या बोलेंगे? वायुकोश। क्या बोलेंगे? वायुकोश। क्या बोलेंगे? वायुकोश। हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे क्या? अल्वियोली होता है, यानी फेफड़ा होता है। तो फेफड़ा में क्या होता है? अल्वियोली होता है। ये आपको क्या हो गया? ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। राइट की अपेक्षा लेफ्ट वाला क्या होता है? छोटा होता है। ये क्या हो गया? आपका फेफड़ा हो गया। फेफड़ा हो गया। फेफड़ा हो गया। क्या हो गया? फेफड़ा हो गया। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, फेफड़ा डायफ्राम पे स्थित होता है। फेफड़ा डायफ्राम पे स्थित होता है। फेफड़ा डायफ्राम पे स्थित होता है। फेफड़ा डायफ्राम डायफ्राम पर रखा होता है। फेफड़ा डायफ्राम पे रखा होता है। लेफ्ट वाला फेफड़ा हल्का छोट होता है, राइट वाला फेफड़ा हल्का बड़ा होता है। लेफ्ट वाला फेफड़ा हल्का छोट होता है एंड राइट वाला फेफड़ा हल्का बड़ा होता है। फेफड़ा में कई लाख अल्वियोली होती है। स्टार लगा के लिखिएगा। फेफड़ा में उसके नीचे लिखिएगा, फोटो बना लीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा फेफड़ा में ये फोटो आप बना लीजिएगा। फेफड़ा में कई लाख, यहाँ पे बहुत सारा अल्वियोली रहता है। क्या रहता है? बहुत सारा अल्वियोली रहता है। बहुत सारा अल्वियोली रहता है। क्या रहता है? बहुत सारा अल्वियोली, कई लाख अल्वियोली रहता है। अल्वियोली रहता है। फेफड़ा में कई लाख अल्वियोली से मिलकर बना होता है। फेफड़ा कई लाख अल्वियोली से मिलकर बना होता है। वहाँ पे लिखिएगा, फेफड़ा कई लाख अल्वियोली से मिलकर बना होता है। हमारे फेफड़ा में
हमारे फेफड़ा क्या करता है, तो फेफड़ा का क्या काम है, ये फेफड़ा हुआ, फेफड़ा का क्या काम है, तो ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। फेफड़ा का क्या काम है, ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो यहाँ पे लिखिएगा फेफड़ा का कार्य है, फेफड़ा का कार्य है, फेफड़ा का कार्य है ऑक्सीजन का बाहर निकालना, सॉरी ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर निकालना, बाहर निकालना। फेफड़ा के क्या काम है, तो ऑक्सीजन को अंदर लेना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। फेफड़ा को गैसों का बाजार कहा जाता है। यहाँ पे एक और स्टार लगा के लिखिएगा, फेफड़ा को गैसों का बाजार कहा जाता है, फेफड़ा को गैसों का बाजार कहा जाता है, फेफड़ा को गैसों का बाजार कहा जाता है, फेफड़ा को गैसों का बाजार कहा जाता है। फेफड़ा अपने अंदर का, फेफड़ा का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लेना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। उसके बाद इससे दो नोट लिखिएगा। डायफ्राम के बारे में हम आपको बताते हैं। ये डायफ्राम जो हुआ ना, इसमें क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, तो मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, अंदर हम सांस ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उस क्रम में डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, डायफ्राम नीचे की तरफ अपने सामान्य आकार में जाता है, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो हम जो भी ऑक्सीजन यानी हवा लेंगे वह पूरा में फैल जाएगा। मतलब हम डायफ्राम का क्या काम है कि ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे तो डायफ्राम नीचे होगा और वो अपने सामान्य आकार में आके क्या करेगा, हवा को वहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेगा। उसके बाद हम सांस छोड़ेंगे, तो आप देखिएगा सांस लेकर अंदर लीजिएगा तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, डायफ्राम के आप सांस लेके देखिएगा, नीचे की तरफ जाएगा डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, वहाँ पे एक आकार बन जाएगा, मतलब खाली आकार बन जाएगा, सामान्य आकार बन जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जाके एडजस्ट करेगा। फिर हम श्वासन छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा, और डायफ्राम ऊपर क्या आएगा, मतलब अपनी पूर्वावस्था में आएगा डायफ्राम, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। तो ये फेफड़ा हो गया। फेफड़ा का क्या कार्य है, तो फेफड़ा हो गया, डायफ्राम पर हो गया। डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ आता है। ये क्या होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, और जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे मान लीजिए खाली जगह हो जाता है, खाली जगह होता है तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। लेकिन हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं बाहर, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं बाहर, तो क्या करता है, ऊपर होता है, मतलब डायफ्राम ऊपर होता है। ये आपको पूछेगा एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम की एक्टिविटी क्या होता है, या डायफ्राम की क्रिया क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ मतलब जाता है, तो डायफ्राम कहाँ जाता है, नीचे की तरफ आएगा जब हम सांस लेंगे तो, एंड सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा। यही आपसे पूछेगा, तो आप नोट्स में लिखिएगा, आप नोट दे के लिखिएगा। नोट नंबर 1 फोटो को बना लीजिएगा, ये सबको लिख लिए होइएगा। नोट दे के लीजिएगा, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं नोट में लिखिएगा, जब हम हवा को खींचते हैं, जब हम हवा को खींचते हैं, जब हम हवा को खींचते हैं, नोट नंबर 1 लिखिएगा, जब हम हवा को खींचते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, डायफ्राम नीचे के तरफ जाता है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और ऑक्सीजन डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और सामान्य हो जाता है, और सामान्य हो जाता है, क्या हो जाता है, और सामान्य हो जाता है। डायफ्राम क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाता है। जब सामान्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सामान्य हो जाएगा तो उसमें क्या सामान्य हो जाएगा, और सामान्य हो जाएगा, इससे फेफड़े में और जगह बन जाता है, इससे फेफड़े में
फेफड़े में और जगह बन जाता है, और जगह बन जाता है। फेफड़े में क्या होता है, और जगह बन जाता है, और जगह बन जाता है और हवा प्रवेश कर लेती है, और हवा प्रवेश कर लेती है, हवा क्या करता है, प्रवेश कर लेती है। नोट नंबर 2 लिखिएगा कि जब हम हवा को छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है। नोट नंबर 2 लिखिएगा, जब हम हवा को छोड़ते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या करता है, ऊपर के तरफ जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर के तरफ जाता है, ऊपर के तरफ हो जाता है, ऊपर के तरफ हो जाता है और अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, 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 अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इससे अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इससे फेफड़े से हवा बाहर निकल जाता है। इससे फेफड़े से हवा बाहर निकल जाता है, फेफड़े से हवा बाहर निकल जाता है, फेफड़े से हवा बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। हम आपको बताए थे कि जब हम सांस लेते हैं क्या करते हैं, हम जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो सांस अपने अंदर लेते हैं, और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। यही आपसे पूछेगा कि जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो वहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा। जब स्पेस बन जाएगा तो उसमें हवा का स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या करेगा, वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। क्या होता है, वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है और अपनी पूर्वावस्था में आया तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है। कहाँ आता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है। आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन के दौरान हवा में क्या क्या मौजूद रहता है। तो टॉपिक लिखिएगा श्वसन के, इसको आप लिख लिए होइएगा। श्वसन के दौरान हवा में क्या मौजूद रहता है, श्वसन के दौरान हवा में क्या मौजूद रहता है, श्वसन के दौरान हवा में क्या मौजूद रहता है। श्वसन के दौरान हवा में क्या क्या मौजूद रहता है। तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में क्या रहता है, 78% नाइट्रोजन रहता है, 21% ऑक्सीजन रहता है एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रीथ इन होगा, ब्रीथ इन। जब हम सांस लेंगे, सांस लेना, क्या होगा यहाँ पे, सांस लेना। और यहाँ पे क्या होगा, ब्रीथ आउट, सांस छोड़ना। ब्रीथ आउट, सांस छोड़ना। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा, तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा होगा। या और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगा, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितना होगा, तो 78% होगा। 78.08% होता है, तो 78% मानिए। उसका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगा आपको 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहता है। जब हम सांस, वायुमंडल में यही चीज़ होता है। जब हम सांस लेंगे तो ये चीज़ रहेगा, जब हम सांस लेंगे तो क्या रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा 21% रहेगा, नाइट्रोजन की मात्रा 78% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%।
और उसके बाद जब हम क्या करेंगे, सांस को छोड़ेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा, 17% हो जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगा 17% हो जाएगा। वही नाइट्रोजन की मात्रा कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन की मात्रा सेम रहेगा 78% का 78%। नाइट्रोजन की मात्रा में कोई हानि नहीं होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपको आ जाएगा 4.4%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ जाएगा, CO2 की मात्रा आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 की मात्रा हो जाएगा, क्या होगा, CO2 की मात्रा हो जाएगा। CO2 की मात्रा आपको कितना आ जाएगा, 4.4%, 4.4% या 4.03% कह सकते हैं। कितना, 4.03%, 4.03%। अब होता क्या है कि हम सांस के लेते हैं, तो सांस लेते तो उसमें ऑक्सीजन 21% रहता है, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है, ऑक्सीजन 17% यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ पे 17% मतलब 4% जो ऑक्सीजन होता है, मतलब हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हम अपने शरीर में कितना भेज पाते हैं, 4% मात्र हम शरीर के लिए भेज पाते हैं। मतलब 17% तो फिर हम निकाल ही देते हैं। क्या करते हैं, फिर श्वसन की क्रिया में 17% हम निकाल ही देते हैं। क्या करते हैं, 17% हम निकाल ही देते हैं। इसको लिखिए। उसके बाद लिखिएगा श्वसन की क्रिया, ब्रीथिंग इन अदर एलिमेंट्स, मतलब श्वसन की क्रिया अन्य जीव जंतुओं में। इसके बाद लिखिएगा ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, ये आप लिख लिए होइएगा। अब दूसरा जो जीव है वो कैसे श्वसन करता है, तो लिखिएगा टॉपिक, लिखिएगा ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। श्वसन के क्रिया जानवरों में श्वसन की क्रिया क्या है, जानवरों में लिखा हुआ है, ठीक है। श्वसन की क्रिया जानवरों में, तो आप नीचे लिखिएगा गाय, भैंस, शेर, कुत्ता, बकरी इत्यादि फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसी तरह से क्या करता है, गाय, बैल, भैंसी भी सांस लेता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तेलचट्टा के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे तेलचट्टा में कैसे तेलचट्टा जो होता है वो किस तरह से सांस लेता है, यानी कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक लिखिएगा कॉकरोच के बारे में, कॉकरोच लिखिएगा। इसको आप लिख लिए होइएगा, कॉकरोच लिखिएगा। क्या, कॉकरोच। उसमें क्या होता है, कॉकरोच में कॉकरोच इसमें क्या होता है कि छोटा छोटा छिद्र होता है। कॉकरोच में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। लिखिएगा इसके शरीर के पार्श्व भाग में, इसके शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होता है। छोटे छोटे क्या होता है, तो छिद्र होता है। अन्य कीटों में भी इसी प्रकार छिद्र पाए जाते हैं। तेलचट्टा होता है एवं अन्य कीटों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मतलब ये जो कॉकरोच हो गया या अन्य कीट हो गया, उसमें भी क्या होगा, छोटे छोटे छिद्र होगा, उसी के द्वारा सांस लेते हैं। एवं अन्य कीट भी इसी के द्वारा सांस लेता है। इस छिद्र को
रेकल बोलते हैं। लिखिएगा इस छिद्र को स्पाइरेकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पाइरेकल कहते हैं। इस छिद्र को क्या बोलेंगे? स्पाइरेकल कहेंगे। लिखिएगा कीटों में गैसों का विनिमय मतलब हो गया आदान प्रदान। कीटों में क्या हो गया? गैसों का विनिमय मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, ऑक्सीजन को लेना है, गैसों का विनिमय, इसी को बोलते हैं क्या? गैसों का विनिमय मतलब आदान प्रदान। तो कीटों में गैसों का विनिमय क्या चीज़ के कारण होता है? तो ट्रैकिया के द्वारा होता है। तो कीटों में गैसों का विनिमय ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आदान प्रदान, गैसों का विनिमय क्या होगा? विनिमय, गैसों का विनिमय ट्रैकिया द्वारा होता है। ट्रैकिया द्वारा होता है। कीटों में गैसों का विनिमय ट्रैकिया द्वारा होता है। इसके बाद टॉपिक लिखिएगा केचुआ। केचुआ को आप देखे होइएगा, उसमें सिर्फ क्या होता है? मसल्स होता है। क्या होता है? केचुआ में सिर्फ मसल होता है। क्या होता है? केचुआ में सिर्फ मसल होता है। केचुआ में क्या होता है? सिर्फ मसल होता है। केचुआ में देखिएगा कुछ भाग सिकुड़ा हुआ रहता है। जहाँ पे काला होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जहाँ पे लाल होता है वहाँ पे ऑक्सीजन होता है। जहाँ पे लाल होता है वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो आइए हम लिखेंगे क्या? केचुआ के बारे में। ये कॉकरोच हो गया, आप केचुआ के बारे में हम लिखेंगे। ये केचुआ के बारे में जानेंगे, केचुआ में कैसे शोषण होता है उसके बारे में जानेंगे। केचुआ के बारे में बोलेंगे। तो केचुआ को आप देखिएगा सिमटा हुआ रहता है। तो जहाँ पे मोटा और काला दिखे, केचुआ में जहाँ पे मोटा और काला दिखे क्या लिखेंगे? जहाँ पे केचुआ का वह हिस्सा जहाँ काला दिखाई दे वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एवं या परंतु जहाँ मोटा एवं लाल दिखाई दे वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। वहाँ पे क्या लाल दिखाई दे? वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा होगा। ऑक्सीजन की मात्रा होगा। और ये सांस क्या चीज़ के द्वारा लेता है? तो शोषण करता है त्वचा के द्वारा। यह शोषण त्वचा के द्वारा करता है। यह शोषण त्वचा के द्वारा करता है। क्या करता है? त्वचा के द्वारा शोषण करता है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? पानी के अंदर कुछ जीव होता है, जैसे मछलियाँ हो गया। पानी के अंदर जीव क्या हो गया? मछलियाँ हो गया। तो मछली क्या चीज़ के द्वारा करता है? तब मछली करता है, मछली होता है मेढक हो गया, तब पानी के अंदर हो गया मछली जो हो गया। तो मछली गलफरा के द्वारा सांस शोषण करता है, या उसी को क्लोम बोलेंगे। तो गलफरा के द्वारा या गिल्स बोलते हैं। तो आइए मछली के बारे में हम लिख लेते हैं। पानी के अंदर शोषण करने वाले जीव। लिखिएगा हेडिंग, पानी के अंदर शोषण करने वाला जीव। हेडिंग लिख लीजिएगा, पानी के अंदर शोषण करने वाला जीव। हेडिंग लिख लीजिएगा, पानी के अंदर शोषण करने वाला जीव। उसके बाद लिखिएगा क्या? मछली। क्या लिखिएगा? मछली। क्या लिखिएगा? मछली लिखिएगा। पानी के अंदर शोषण करने वाला जीव में मछली में लिखिएगा मछली गिल्स। मछली के भीतर गिल्स
मछली गिल्स गलफड़ा गलफड़ा मछली पानी के भीतर, यहाँ पे लिखिएगा मछली मछली पानी के भीतर गिल्स गलफड़ा या क्लोम, या लिखेंगे क्लोम के द्वारा सांस लेती है पानी है क्या गलफड़ा गिल्स या गलफड़ा या क्लोम के द्वारा सांस लेती है। उसके बाद एक नोट लिखिएगा कि पानी में मछली जो होता है ना, उसको आप देखिएगा कभी कभी मछली को बाहर निकाल के, तो वह थोड़ा ही देर में, मतलब अब ऑक्सीजन की मात्रा तो हवा में भी है, लेकिन वो हवा में से ऑक्सीजन खींच नहीं पाता है। वह क्या करता है, पानी में से ऑक्सीजन की मात्रा को खींच लेता है, मतलब उसके द्वारा सांस लेता है। तो आप कभी कभी मछली को देखिएगा, पोखर या तालाब से आप बाहर मछली को निकालिएगा तो क्या होता है, मछली शोषण की क्रिया उतनी नहीं कर पाता है, लेकिन वह पानी के भीतर भी रहता है। तो पानी के भीतर तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, तो जब पानी के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहता है, वह शोषण करने के लिए क्या करता है, मछली बहुत तेजी से सांस लेता है। क्या करता है, बहुत तेजी से सांस लेता है। तो आइए हम उसी को लिखते हैं, नोट में लिखिएगा, यहाँ पे नोट बना के लिखिएगा। नोट नंबर 1 में मछली श्वसन के क्रिया में मछली श्वसन के क्रिया तेजी से करती है, मछली श्वसन की क्रिया पानी में तेजी से करती है। मछली श्वसन की क्रिया पानी में तेजी से करती है, पानी में श्वसन की क्रिया तेजी से करती है, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है वायु की अपेक्षा, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी के तुलना में कम होता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी के तुलना में कम होता है। लिखिएगा, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी के तुलना में कम होती है। इसीलिए मछली तेजी से सांस लेती है, इसलिए मछली बहुत तेजी से सांस लेती है। इसके बाद हम आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे कि पेड़ पौधा जो होता है ना, वह कैसे शोषण करता है। पेड़ पौधा भी शोषण करता है, जैसे हम शोषण करते हैं वैसे ही पेड़ पौधा शोषण करता है। जैसे हम शोषण करते हैं उसी तरह से पेड़ पौधा भी शोषण करता है। तो इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़े क्या चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको केचुआ के बारे में पूछेगा कि केचुआ क्या चीज़ के द्वारा सांस लेता है। उसके बाद आपको मछली के बारे में पूछेगा, मछली क्या, तो गिल्स गलफड़ा या क्लोम के द्वारा सांस लेता है। उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट ये भी हो गया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये हो गया कि हम जो श्वसन की क्रिया करते हैं, तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो मेरा डायफ्राम कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। जब श्वसन की क्रिया का हम सांस लेंगे तो श्वसन की क्रिया में क्या होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। जब हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ सुझाव देने की जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।